वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ये जो चैप्टर है इसमें हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी इनहेरिटेंस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें मेनली हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर उसके मेन पॉइंट्स भी पढ़े थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के। अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ये जो टॉपिक है इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो जो थर्ड फैक्टर था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की को इफेक्टिव बना सकता है वो था बैलेंस्ड अरेंजमेंट। यानी कि जो इंस्टीट्यूशंस है, अब इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं और वो 3 ऑर्गन कौन कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, तो इनका बैलेंस्ड अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। ये इसका तीसरा फैक्टर है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक होनी चाहिए और लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचे, ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है राइट बैलेंस को बनाने के लिए, किसके बीच में? अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब ये चीज़ करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, जो इंडिया है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें अपनाई। एक थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दूसरी थी फेडरल अरेंजमेंट। तो इन पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आगे चैप्टर में आएंगी और फेडरल अरेंजमेंट पर फेडरलिज्म एक पूरा चैप्टर आएगा। विच वुड डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंटल पावर्स, जो कि अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें पावर्स को डिवाइड कर देती है ऑन वन हैंड एंड स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन दी अदर हैंड। बैलेंस वाई इन्वॉल्विंग द मोस्ट बैलेंस्ड गवर्नमेंटल अरेंजमेंट मेकर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो लोग थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, उसने पास्ट एक्सपीरियंसेस से भी सीखा है, दूसरी कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस से भी सीखा है, एक्सपेरिमेंट करके भी सीखा है, पहले लोगों पर ट्राई भी किया है उस चीज़ को कि आगे वो चीज़ सही रहेगी कि नहीं, और दूसरी कंट्रीज़ जो है उनसे सीख कर भी किया है कि दूसरी कंट्रीज़ में पहले किस तरीके का अलग अलग प्रिंसिपल्स वहाँ पर लाए गए थे, तो वही प्रिंसिपल्स कुछ इंडिया में भी अपनाए गए हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो फ्रेमर्स थे वो उन्होंने दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनसे बोरो भी किया, इसलिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बोरोइंग बैग भी कहा जाता है, क्योंकि इसने दूसरी कंट्रीज से भी बोरो किया है। ठीक है, एंड फ्रॉम अदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन इट इज़ अ टेस्टामेंट टू देयर वाइड लर्निंग। तो इस तरीके से मतलब एक नैरो, हम कह सकते हैं नैरो लर्निंग नहीं थी उस टाइम पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कोई नैरो लर्निंग नहीं की थी, मतलब एक ब्रॉड एरिया में जो भी प्रिंसिपल्स थे, ब्रॉड एरिया से वो प्रिंसिपल्स चूज किए और इंडिया में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। सो दे बोरोड अ नंबर ऑफ प्रोविजन, तो अलग अलग कंट्री से बहुत सारे प्रोविजंस लाए गए, बोरो किए गए, लेकिन इन आइडियाज़ को बोरो करने के लिए, मतलब बोरो करना उन्होंने ऐसा नहीं माना कि हम तो दूसरी कंट्री से बोरो करें, बल्कि इसमें कुछ बोरो करके और कुछ थोड़े से इसमें चेंजेस भी किए हैं। हर एक जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट हैड टू बी डिफेंडेड ऑन ग्राउंड दैट इट वाज सूटेड टू इंडियन प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी प्रोविजन था उसको पहले चेक किया गया था, दूसरे कंट्री से जो भी प्रोविजन लाया गया उसको पहले चेक किया गया कि इंडिया के लिए सूटेबल है भी कि नहीं है, इंडिया की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, इंडिया के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग, फिर उस तरीके से उसमें चेंजेस भी लाए गए। इंडिया वॉज एक्सट्रीमली लकी, इंडिया बहुत लकी था कि एक ऐसी असेंबली है जो कि पैरोकियल नहीं है, मतलब वो ऐसी नहीं है कि उनकी नैरो लर्निंग है, बल्कि ब्रॉड एरिया में उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी किया, दूसरी कंट्री से जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनाया, जो प्रोविजंस हैं उनको लिया, प्रिंसिपल्स जो हैं वो दूसरी कंट्री से भी लिए, और इस तरीके से इंडिया ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ।
और उन्होंने जो भी चीज़ें बेस्ट अवेलेबल थी ना हर जगह, चाहे वो दूसरी कंट्री हो कोई भी कंट्री हो, को जो चीज़ बेस्ट थी ना वही चीज़ उन्होंने चूज़ की इंडिया के लिए भी। और यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं जो इसने कॉन्स्टिट्यूशंस में अडॉप्ट किए थे अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको FPTP सिस्टम भी कहा जाता है, जो कि चैप्टर 3 में आएगा इलेक्शन एंड कमीशन में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है। आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज और हर रोल, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, और इसमें वन वर्ड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। और एक और यहाँ पर चीज़ आती है कि जो प्रियम्बल है यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्कर में कि जो प्रियम्बल है उसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया, प्रियम्बल का आइडिया कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, तो वो US से अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या अडॉप्ट किया गया है, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में फेडरलिज्म चैप्टर में आएगा। मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। फिर है आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर्स, और रेजिडुअल पावर्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती हैं। तो ये हमने देखा कि इंडिया ने कहाँ कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को बोरो किया, इसलिए इसको बोरोइंग बैक भी कहा जाता है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो सारे पार्ट्स की वीडियोस है वो मैं डाल चुकी हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसकी आपको एक 1 शॉट वीडियो भी मिल जाएगी। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।